आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हरियाणा बोर्ड में अगर हम बात करें तो 3 से 4 नंबर का ये चैप्टर केमिस्ट्री पोर्शन से ज़रूर आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सच टाइप ऑफ रिएक्शन, और इसमें आपकी 5 से 6 टाइप की मेजर रिएक्शन होती है, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सभी को आज हम पढ़ेंगे। और इसके साथ आपके जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं दो, यानी कि कोरोजन और डेंसिटी, वहाँ से भी एक एक नंबर की क्वेश्चन और छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। और आपके सिलेबस में आप अलग से मेंशन भी करें हरियाणा बोर्ड वाले में कि आपके ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ एग्जांपल लिखो, रिडक्शन के डेली लाइफ एग्जांपल लिखो, तो उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस एक वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे और इस सीरीज़ में हम अपने आने वाले पूरे क्लास 10th की जो साइंस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना जो पोर्शन होता है हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी चीज़ का कोई एक केमिकल सब्सटेंस है जैसे, तो वो दूसरे नॉन केमिकल सब्सटेंस में जब टूटता है तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम जैसे सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है किस चीज़ का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस into another chemical substance। जैसे कि आप क्लास 8 थे 7 से पढ़ते ही आ रहे होंगे कि डेली लाइफ में भी हमारी काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है जिसको हमारा डेली लाइफ में यूज़ भी होता है, केमिकल लेबोरेटरीज में भी यूज़ होता है, कंपाउंड का सिंथेसिस भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी किस चीज़ के अंतर्गत आती हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंडर आती हैं। इसमें क्या होगा, एक चीज़ है यानी कि एक कोई नॉन केमिकल सब्सटेंस है वो दूसरे नॉन केमिकल सब्सटेंस में बदलेगा या ट्रांसफॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो एग्जांपल जो आपका सिलेबस में अलग से मेंशन था जिसका हमने शुरू में जिक्र भी किया उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका आगे 11th-12th में पढ़ोगे जब आप, तो 12th का जो 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर होता है, वहाँ पे भी आपको रस्टिंग पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे मोर डीप इसका केमिकल एनालिसिस होगा, पर यहाँ पे आपके बेसिक आइडिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होगा, आयरन के ऑक्साइड जो होती है ना वो डेवलप हो जाती है आयरन के सरफेसेस के ऊपर, जो ब्राउन कलर में उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो अपना मेटल है वो वीक हो जाता है और वीक होकर टूट जाता है। ठीक है, आपने इसको आपकी क्लास जो छोटी क्लासों में आपने कभी पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो बेसिकली जो केमिकल चेंज वाली चीज़ें होती है ना सारी, वो लगभग आपकी सारी केमिकल रिएक्शन के अंडर आती हैं। ठीक है, तो हम बेसिक आइडिया समझ गए केमिकल रिएक्शन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बोला कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, दो हम सबसे पहले करते हैं इसका एक और अनदर एग्जांपल जो कि रिएक्शन के बेस के ऊपर आप चलेंगे। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में ना, कोई भी रिएक्शन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। क्या, एक तो होगा उसका रिएक्टेंट, सेकंड होता है उसका रिएजेंट या कंडीशंस उसकी, और थर्ड होता है आपका प्रोडक्ट। तो आपको 3 चीज़ें के बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए, क्या क्या, रिएक्टेंट का, रिएजेंट या उसकी कंडीशंस क्या क्या है, प्रोडक्ट की। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है, मान लो आपने रिएक्शन करवाई, रिएजेंट डाला पर आपने गलत तरीके से डाला या उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आपकी रिएक्शन यूजफुल नहीं होगी। तो आपको बेसिकली आपका स्टक रहना है, रिएक्टेंट भी आपका सही और रिएजेंट कंडीशंस भी सही और प्रोडक्ट भी बन जाए। तो जैसे कि एक सबसे पहले बेसिक रिएक्शन है आपकी, दे भी रखी है, क्या एनसीईआरटी में भी यही मेंशन्ड रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे क्या कि जैसे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम मेटल जो होगा, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल जो होगा वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑक्साइड बनाना है। ऑक्साइड से आप क्या समझे, O के ऊपर 2- चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर Mg का सिंबल Mg होता है। Mg के ऊपर जब आप इसको इलेक्ट्रोवैलेंट स्टेट से लेके जाओगे इस पे चार्ज +2 आएगा। तो आपको पता आप क्रॉसिंग करवाते हैं, तो इसका फार्मूला बनेगा Mg2O2, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो ये बनेगा MgO। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल, कोई भी मेटल है उसकी हम स्टेट जो लेके चलेंगे वो सॉलिड स्टेट लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये तो बनाया हमने, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो मेथड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट मेथड में जो डिफरेंट टाइप के आयंस होते हैं उसको हम क्रॉस कर देते हैं, वहाँ से वो अपने कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। बट जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो उसको हम बनाएंगे रिएक्शन से, क्या करेंगे हम,
सबसे पहले मैग्नीशियम का मेटल लेंगे जो कि होगा आपकी सॉलिड स्टेट में, प्लस आप पालेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैस की है। जब ये गैस की स्टेट है तो उससे क्या होगा, हम एक इसकी कंडीशंस, ये आ गई आपकी कंडीशंस। ये पूरा आपका क्या था, जो पोर्शन था, ये अपना पोर्शन था सारा, रिएक्टेंट पोर्शन था। जब हमने इसमें क्या किया, इसको हीट दिया, तो ये अपने क्या बनाएगा, हमको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करके देगा। जैसे कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हमने क्या बनाया, हमने ऊपर एमजीओ सिंथेसाइज कर लिया था, अब ये बना। अब हमने यहाँ पे एक बात देखी, यहाँ पे मैग्नीशियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, पर यहाँ पे अपना 2 नहीं है। अब यहाँ पे आपका नया कंसेप्ट आएगा कि बैलेंसिंग करने पड़ेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो अपने क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी अपना रिएक्शन जो होगा वो अच्छे से सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट का काम करेगा। और जो ये आप इसका निशान बनाया अपन ने ट्रायंगल का, ये बेसिकली किसको दिखाता है कि हीट को, हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो हीट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो ये आपको मिलेगी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम का हम क्या करेंगे, रिबन लेंगे और उसकी ऑक्साइड, उसको जब एटमॉस्फेयर में आप कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल के जब उसको हीट करेंगे थोड़ा सा तो वो किसकी फॉर्मेशन दे देगा अपने को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। और इसका एक रीजन आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा क्या, कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम जलाते हैं ना एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने का मतलब है बेसिकली उसको एटमॉस्फेयर में लेके आना। जब भी आप मैग्नीशियम को लेके आओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, सेकंड ग्रुप का मेटल है, अल्कलाई अर्थ मेटल है मैग्नीशियम एक, ठीक है, तो उसको लेके आओगे तो आपको उसको सैंड पेपर से पहले क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन की जो लेयर है ना मैग्नीशियम के ऊपर वो जमा होगी, यानी कि एमजीओ वाली रिएक्शन ऑलरेडी हुई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए, ठीक है। ओके, आपको रिएक्टेंट समझ में आया, जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे, ठीक है। रिएक्शन में पार्ट लेके दूसरी चीजों का फॉर्मेशन करवा रहे थे। प्रोडक्ट अपना जो फाइनल एंड कम जो बोलते हैं, जिसको कि आउटकम क्या है, अपन ने कोई भी रिएक्शन करवाई, उसमें रिएक्टेंट डाले, रिएजेंट डाले, उसका अपने जो फाइनल आउटपुट मिला वो अपना होता है प्रोडक्ट। तो बेसिक जो आपका रिएक्शन का होता है वो होता है ये, ठीक है। अपना बेसिक क्लियर हो चुका है रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एग्जांपल दे दिया रस्टिंग ऑफ आयरन का। किसी भी रिएक्शन में 3 चीजों का भागीदारी होती है, रिएक्टेंट की, रिएजेंट और उसकी कंडीशंस की, और तीसरा प्रोडक्ट की। मैग्नीशियम मेटल है, उसको बर्न करते हैं। जब मैग्नीशियम मेटल को बर्न करेंगे तो उसको बर्न करने से पहले उसके ऊपर एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आने के कारण उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो क्लींजिंग जो एजेंट होता है, देखो ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा बट कंपटीशन में पूछ सकता है कि क्लींजिंग एजेंट कोड यूज होता है, सैंड पेपर यूज होता है, ठीक है। सैंड पेपर से हम किसको वो करेंगे, मैग्नीशियम जो है उसको आप प्योर स्टेट में लेके आएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से हटा के। बात रही, तो देखो जैसे हम बात कर रहे थे कि अपना जो क्लींजिंग एजेंट होता है वो सैंड पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने के लिए क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 मोल्स करे, अब अपने को कोई भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आता है मोल कंसेप्ट से, जब आप किसी भी कंपटीशन लेवल का पेपर दोगे, मान लो आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे इसमें क्वेश्चन आया कि यूनिट के लिए बैलेंसिंग करके आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपने प्रोडक्ट यहाँ पे MgO ले लिया, यूनिट के लिए कर रहे हो, mg का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के मोल साफ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप 2 से 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन का भी 1 एटम रह गया, इसका भी 1 एटम रह गया, और आपका प्रोडक्ट भी 1 मोल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका बैलेंसिंग, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा कंपटीशन फोकस बात जो कि आपके बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती, क्या है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना, वो कोई भी हो, मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होता है ऑलमोस्ट। मैं किसकी बात नहीं कर रहा, जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि Al2O3 है जैसे, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में भी डिफरेंस होता है ऑक्साइड्स में, जैसा कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे एसिड बेस एंड साल्ट वाले में, कि एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक नेचर के भी हों और बेसिक नेचर के भी हों, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो कर दी। न्यूट्रल होता है जो ना एसिडिक की शो करे ना बेसिक की शो करे, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो क्या होता है, सबसे पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रही है। तो जब आप रिएक्शन करवा रहे हो और अगर उसमें कोई भी गैस रिलीज होगी तो उस गैस का आप टेस्ट करोगे। सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप लैब्स वगैरह में परफॉर्म भी करते होगे
क्या कि जैसे आपने कोई गैस ली, ठीक है, वो आपकी रूम टेम्परेचर पे आपकी नॉर्मल कंडीशंस में बनेगी, और स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है आपके प्रैक्टिकल के दौरान भी। जिंक के ग्रेन्यूल लेंगे, उसमें आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ठीक है, जो वैसे तो स्कूल्स में नाम का कंसनट्रेटेड बोलते हैं, होता नहीं है, क्योंकि डाइल्यूट केमिकल दिए जाते हैं ताकि अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो पर जो रिएक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, क्या कि जिंक था, जिंक सॉलिड के आपके पास जो स्ट्रिप्स होती है जिंक की, ठीक है, मोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उसकी फॉर्म में पाया जाएगा। उसमें आपने क्या करा, H2SO4 से रिएक्शन करवाई, तो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, प्लस आपकी H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ये निशान है इवॉल्व होने का, ठीक है। अभी हम जब आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो एक निशान प्रेसिपिटेट बनने का आएगा, जो कि दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है, आपको बताऊंगा प्रेसिपिटेट भी होते हैं क्या है। तो एक आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है, आपको पता चलेगा कि कोई भी गैस रिलीज हुई, कि आपने कोई प्रोसेस करवाया, तो यानी वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद आता है आपका चेंज इन कलर। अगर आपने देखा हो कि आप बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ काम करते हो केमिस्ट्री लैब में, तो क्या होता है, कलर की कई बार चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। आपके जो एक्सपेरिमेंट होगा, टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन होती है आपकी, ठीक है, जिसको रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं, आज आप पढ़े भी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जब भी आप रिएक्शन करवाओगे कोई, तो उसमें चेंज इन कलर के चांस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने कोई एसिड लिया, मान लिया आपने ले लिया सिट्रिक एसिड, फॉर्मूला आपकी अभी जरूरत नहीं है, 12th में काम आएगा सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला। आप सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ोगे, 11th में जो बॉटनी में पढ़ोगे आप, क्रैब साइकिल होती है, ठीक है, वहाँ पे सिट्रिक एसिड का रोल होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल भी बोलते हैं उसको। तो मान लो आपने सिट्रिक एसिड लिया लैब में, नींबू के अंदर पाया जाता है, खट्टा होता है, सोर्सेज आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट वाले में। उसने बोला कि आपके पास आपने इसके साथ क्या लिया, KMnO4 लिया, ये होता है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और लेबोरेटरी रीएजेंट भी होता है। लेबोरेटरी रीएजेंट में आपका KMnO4 बहुत ज़्यादा यूज होता है, और K2CR2O7 भी होता है। जो इसका कलर होता है ना बेटा, वो इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है, क्या कलर होता है, पर्पल। जब आप इसकी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने पर्पल कलर को डिस्चार्ज करके कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बताओ, पहले कलर्ड था, बाद में कलरलेस हो गया, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि कोई रिएक्शन हो रही है, यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में चीजें बदल रही है, क्योंकि अपन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ा था, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है एक नॉन केमिकल सब्सटेंस का दूसरे नॉन केमिकल सब्सटेंस में। उसके बाद आता है आपका बेटा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो आपको क्या पता चला कि जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। देखो, स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंस की तीन मेजरली, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर आपको मैं एक एडिशनल बात बताऊँ, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि दो एडिशनल स्टेट भी होती हैं, ठीक है, जिसका एक नाम होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है आपकी BEC को बोलते हैं बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा जो होती है वो हाई थर्मल के लिए होती है, ठीक है, यानी कि हीट से रिलेटेड होती है, जब वो हीट से रिलेटेड है, ठीक है। और एक होती है BEC को बोलते हैं बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो आपकी बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर होती है। तो एक आपकी BEC थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि कोई भी सब्सटेंस है वो एक स्टेट में होगा और दूसरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपका जो स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज हो रही है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ZnSO4 था, इसी से लगा लो, Zn सॉलिड स्टेट में था या एक्वा स्टेट में था, ZnSO4 बनेगा सॉलिड, और H2 की जो स्टेट होगी वो इवोल्व होगा, निशान से भी पता लग रहा है कि डायरेक्टली गैस ही होगी। जैसे आपने ये पढ़ा कि जो आपका है, अगर मैं बात करूँ MgO है जैसे, ठीक है, तो MgO की भी आपकी स्टेट जो होगी वो सॉलिड ही बनेगा, ठीक है। ऑक्साइड वैसे सॉलिड ही बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो अब एक हो गया आपका चेंज इन स्टेट, क्या हो रहा है, कोई भी एक सब्सटेंस होगा वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, कोई कंबशन रिएक्शन आपकी जैसे, ठीक है, कंबशन रिएक्शन। तो अब बात क्या हुई कि आपके पास कंबशन रिएक्शन थी, ठीक है, आपने क्या करवाया, जैसे कि आपके पास मैं बोलूँ एक कैंडल थी, कैंडल में होता है वैक्स, ठीक है, वो जो थी वो किस फॉर्म में थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी, ठीक है। आपने उसको क्या करवाया, हीट करवाया, तो कैंडल क्या होगी, मेल्ट होगी, ठीक है, पिघलेगी। कैंडल जब मेल्ट होगी तो उससे क्या बनेगा, वो वेटर यानी कि लिक्विड स्टेट में आएगी, ठीक है, किस स्टेट में आएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। जब वो लिक्विड स्टेट में आई
उसके साथ, वैसे आपको मैं बताऊं कैंडल क्या होती है, एक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट होती है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट होती है। जो बेटा हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको आप जब भी बर्न करोगे, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट को जब भी आप क्या करोगे, बर्न करोगे, ठीक है, तो आपके पास H2O और CO2 मिलती है, ठीक है, H2 और CO2 मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो जनरल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, CXHY प्लस ZO2, ठीक है, तो XCO2 प्लस Y/2 H2O, ये आपका जो जनरल रिएक्शन होती है ना कंबशन की, वो आपकी ये वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो Z की वैल्यू होती है ना बेटा, वो X प्लस Y/4 होती है। कंबशन रिएक्शन, अगर मैं हाइड्रोकार्बन के कंबशन रिएक्शन की बात करूं तो जो जनरल इक्वेशन है ना आपकी, जनरल इक्वेशन जो चलेगी वो ये वाली चलेगी, CXHY प्लस Z की वैल्यू X प्लस Y/4 और ये, ठीक है। तो देखो जैसे कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर अपन ने देखा कि उसका बेसिक एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, फिर अपन ने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, थोड़ी बहुत अपन ने बैलेंसिंग सीखी, ठीक है। अब आप चलते हैं अलग जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर आएगा 4th, क्योंकि पहला क्या था, एवोल्यूशन ऑफ गैस था, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा चेंज इन कलर क्या होता है, और चेंज इन कलर से हम कैसे रिएक्शन को पता लगाते हैं। फिर आपने पढ़ा सब्सटेंस में अगर स्टेट चेंज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो भी आपको पता लगता है कि जो रिएक्शन है वो आपकी कंप्लीशन की हो रही है या हो रही है। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका एक आगे जाके टाइप भी डिसाइड करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो बेटा, टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन को करवाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो अपने बॉडी के एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि ह्यूमन जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो आप देखो कि इसी टेम्परेचर पे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों आती है, क्योंकि जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी एक प्रकार के केमिकल्स हैं। केमिकल रिएक्शंस में यानी कि मेटाबॉलिज्म में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें आती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो उसमें जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, वो भी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाएंगे उस टेम्परेचर पे, क्योंकि जो एंजाइम का या केमिकल्स बोल लो आप, उनका जो वर्क है ना बेटा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी वो दिक्कत करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे तो डीनेचर ही हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन उसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव से बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे कि आपकी एक बहुत फेमस रिएक्शन होती है, एक चीज़ होती है बेटा क्विकलाइम। फार्मूला याद कर लेना, क्विकलाइम का फार्मूला होता है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, क्विकलाइम के अंदर हम डालेंगे वाटर, ठीक है। इससे आपका क्या डाला आपने, वाटर डाला, यहाँ पे क्या होगा, CaOH ऑल ट्वाइस बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा स्लेक्ड लाइम, ठीक है। हिंदी की अगर आप बात करें तो ये आपका बुझा हुआ चूना कुछ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें वाटर डालोगे तो CaOH ऑल ट्वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइम बन जाएगा। इस इक्वेशन को बोलते हैं आप स्लेकिंग ऑफ लाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, गिव द इक्वेशन फॉर द स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। स्लेकिंग ऑफ लाइम की इक्वेशन आप लिखो। मैंने आपको ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट करवा दी। तो इससे होगा क्या, आप तो पढ़ रहे थे टेम्परेचर का चेंज। अब आप बोलोगे कि सर आपने टेम्परेचर का चेंज तो बताया नहीं कि कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप बेटा क्या करोगे, जब आप इसके जो कंटेंट्स हैं यानी कि इसका टेम्परेचर आप T1 नोट करोगे, ये जो कंटेंट है इसका आप जब टेम्परेचर T2 नोट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो T2 है ना वो T1 से ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाने का मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है कहीं ना कहीं। जब बेटा हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन का अपन नाम दे देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, अपने को हीट रिलीज हुई है प्रोडक्ट में, अपने को ज़रूरत नहीं पड़ा किसका, हीट का। अपने को हीट की ज़रूरत तो पड़ी नहीं रिएक्शन करवाने के लिए। अब जैसे कि मैं बात करूँ, अपन ने पीछे मैग्नीशियम वाली रिएक्शन पढ़ी, उसमें अपने को हीट की ज़रूरत पड़ी थी, प्रोडक्ट में नहीं हीट बनी थी। अपने को जब ज़रूरत पड़ी तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस रिएक्शन में, ठीक है। तो इससे आप पता लगाओगे कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, यानी कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैंने रिएक्शन यहाँ पे समझाई है उसमें आपको क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर काउंट होगी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
और क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो जो प्रेसिपिटेट होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। बेटा जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है ना, प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ आ सब्सटेंस, जैसे कि आप अभी 12th क्लास में जाओगे, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर अब कट चुका है, वहाँ पढ़ते हो आप। सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। उसमें से जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म भी होती है। क्रिस्टलाइन बोल दो या प्योरेस्ट बोल दो, या अगर मैं थर्मोडाइनमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप बोल दो कि जिसमें डिसऑर्डर बिल्कुल ना हो, यानी कि पूरी रेगुलर अरेंजमेंट हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब कई कई रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट का जो साइन है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो आप डाउन करके ऐसे दिखाओगे, जैसे कि एवोल्यूशन से अपोजिट साइन बन गया ना। एवोल्यूशन में कैसे साइन बनवाया था, ऊपर की साइड बनवाया था, इसमें नीचे की साइड बनेगा। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिएक्शन जो आप आगे भी दोबारा पढ़ाऊंगा मैं इस रिएक्शन को, जैसे कि आपके पास BaCl2 होता है एक्वस फॉर्म में। एक्वस में नहीं होता तो आप क्या करवा लेते हो, उसका एक मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करवा लेते हो, लैब में ये रिएक्शन करवाई जाती है। उसकी आपने रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ। ये क्या है, देखो बेटा, Ba पे +2 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज, H पे +1, SO4 पे 2-। ठीक है, आपको क्या दिखा, आपको क्या दिखा कि ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। अब आपने देखा कि आप क्या करवा सकते हो, क्रॉस क्रॉस वालों का क्रॉस करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि +2 चार्ज -2 चार्ज, +1 चार्ज -1 चार्ज, यानी कि आप क्या बना सकते हो बेटा, आप बना सकते हो BaSO4 + HCl। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे Cl 2 थे, H भी 2 थे, तो लो बेटा बैलेंस हो गई। इसी रिएक्शन को आप एक और के बाद पढ़ेंगे, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा अभी। इसी को बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आप सिर्फ नाम याद रखना, इसको दोबारा मैं समझाऊंगा। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर इसमें आपको मेन बात जो याद रखनी है वो क्या हुआ, BaSO4 सॉलिड फॉर्म में बनेगा और प्रेसिपिटेट बनेगा। एक बात क्या हमेशा याद रखना, ना तो कभी बेटा लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनता, ना एक्वस में बनता, ना गैस में बनता। अगर आपका कहीं भी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म का ही प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ना, वो सॉलिड फॉर्म ही होती है। ठीक है, आइए आपको बात समझ में। ठीक है, तो अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो लो मैं यहाँ पे लाइन मार देता हूँ। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो अपना डेडिकेटेड होगा किसके लिए, केमिकल इक्वेशन। बेसिक पार्ट मैंने आपको समझाया कि केमिकल इक्वेशन क्या हुई। तो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या हुई, ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ऐसे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन केमिकल रिएक्शन एज पर suitability and follow the laws of chemical combination। तो बेटा आपको पता क्या चला इससे कि केमिकल इक्वेशन आपकी कोई भी, ठीक है, वो होगी क्या, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होगी जो कि आपने केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कराया है अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ताकि अपनी क्या फॉलो हो जाए, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब आप 11th क्लास में जाओगे आप पढ़ोगे बहुत सारे लॉज के बारे में, कुछ के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ऐसे आप गैसेस के भी लॉ पढ़ोगे, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको पता क्या चला कि इक्वेशंस के और जो अपने लॉज हैं वो फॉलो हो जाए, न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप हो जाए अपनी, इसीलिए आप केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं। और बेसिक बात क्या है कि रिएक्शंस जो हैं उनका यूज किया जा सकता है एज आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, हम अपा ने तो ये काम पहले ही कर लिया है ना। तो देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में उसने बताया कि बेटा जो रिएक्टेंट साइड बोल लो या लेफ्ट हैंड साइड बोल लो, जब आपके रिएक्टेंट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कि प्रोडक्ट साइड कौन सी होती है बेटा आपकी, राइट हैंड साइड होती है। दोनों में जब प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में दोनों में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है ना बेटा आपका, वो इक्वल होता है। प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से आपकी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी होगी। देखो बेटा जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, वो होती तो वही रिएक्शन है, बस क्या नहीं होता, वो बैलेंस्ड नहीं होती।
बैलेंस्ड ना होने के कारण क्या होगा, जो आपके लॉज है ना बेटा वो फॉलो नहीं हो पाते, और एट द एंड हमें केमिस्ट्री के जो लॉज है वो सारे फॉलो कराने हैं, तो हम यूज करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन का। और अगर हमें लॉज को, अगर अपने को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिएक्शन देखनी है तो आप शुरू में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं। रिएक्शन वो भी होती है, ये नहीं है कि वो रिएक्शन फीजिबल नहीं है या हो नहीं पाएगी, हो पाएगी वो रिएक्शन, उसको कोई दिक्कत नहीं है सच होने में, ठीक है। तो बेटा अब इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड जो LHS है एंड RHS प्रोडक्ट साइड जो है वो आपकी बेटा, उसमें जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं जो आपके, वो नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होते। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके, आपने पढ़ लिया इसको। जैसे कि मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन का जो एग्जांपल है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बैलेंस्ड का पढ़ लेंगे, एक अनबैलेंस्ड का पढ़ लेंगे। वैसे मैंने आपको जितनी भी रिएक्शन करवाई है वो सारी बैलेंस्ड ही कराई थी, ठीक है। तो अब जब हम बैलेंस्ड के बाद एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या था, Zn था प्लस H2SO4 था, इससे अपन ने क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस H2 बनाया था। अब मैंने क्या बताया था, H2 गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ से करेक्टरिस्टिक आपको पता लग गया सर क्या, कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो एक केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। यानी कि करेक्टरिस्टिक आपको पांचों याद रखने हैं। जैसे कि मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है कलर के अंदर अगर आपका चेंज हो रहा है तो भी, टेम्परेचर के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो भी, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो भी, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है। अब ऐसे एक अनबैलेंस्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या, अनबैलेंस्ड वाले में आपने ले लिया मान लो एलिमेंट Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद आपने क्या करा, इसको पानी में डाल दिया H2O, तो रिएक्शन जो होगी आपकी वो बनी Fe3O4 प्लस H2। आपको ऐसा नहीं लग रहा, मैंने आपको शुरू में रस्टिंग की बात बताई थी कि आयरन कोरोड हो जाता है, ठीक है। तो क्या था, एलिमेंट आयरन था, वो आपका मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया और उसने आयरन की ऑक्साइड बना दी। यही बात तो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताई थी कि हम लास्ट में किसको पढ़ेंगे, कोरोजन को पढ़ेंगे। तो अब ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे Fe के 3 है, यहाँ पे Fe1 है, तो हुआ क्या, यहाँ पे आपका काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया, यानी कि लाज ओबे नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन का मास बनेगा ना बेटा, आयरन का जो वेट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा उस साइड के वेट से। तो अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट साइड का मास और रिएक्टेंट साइड का मास हमेशा बराबर रखना होता है। इसीलिए आप क्या करते हैं, रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं मोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल ये आपकी कोई अपनी बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अपने को क्या करना पड़ेगा, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो जो आपको दिख रहा है कि है क्या, यहाँ पे 3 मोल्स है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर दिया, मान लिया 3, ठीक है। अब आप देखो H2 कितने हैं, यहाँ पे एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, बट यहाँ पे कितने हैं, एक भी नहीं है, सॉरी एक है। तो आपने क्या किया, मान लो यहाँ पे 4H2O कर दिया, ठीक है, 4H2O कर दिया। बट अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, यहाँ पे कितने थे, 2, तो यहाँ पे आपने कर दिया 4। अब देखो आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी, 3 Fe 3 Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। जिस मेथड से मैंने बैलेंस किया बेटा वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आपके 10th तक के लेवल पे हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इजीली आप सारे क्वेश्चन को बना के ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा बात, आपकी इतनी तगड़ी बैलेंसिंग आती भी नहीं है। जो बैलेंसिंग आती है वो आप मैं बताऊँ आपको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बैलेंसिंग होती है, ठीक है। और ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं इसकी, शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी, पर वो आपके अभी काम की नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से चलो, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी आपकी रिएक्शन नहीं आती। अब जैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो जब हम 11th का सिलेबस कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग होती है, ठीक है। और रिएजेंट्स वगैरह बताऊंगा वहाँ पे कि जैसे H+ की कितनी बैलेंसिंग होती है, H2 किस साइड में जोड़ते हैं, OH- किस साइड में घटाते हैं, ठीक है। पर आपके यहाँ पे इस लेवल पे काम चल जाएगा। तो मैंने आपको ये रिएक्शन की बैलेंसिंग, नॉन बैलेंसिंग, ये सारी बातें बता दी। अब मैं बताता हूँ कि आपको एक बेस्ट केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। क्या बेस्ट केमिकल इक्वेशन है ना, उसका आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपका बेस्ट केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बेस्ट केमिकल इक्वेशन है ना, उसका आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने सब की स्टेट बतानी है, ठीक है। प्रोडक्ट में भी सभी की, रिएक्टेंट में भी सभी की क्या बतानी है, आपको स्टेट बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कोई, अगर आपके पास कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन को आपको ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। दूसरी बात, एवोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन को भी ज़रूर दिखाना है, ठीक है। एवोल्यूशन एंड
प्रेसिपिटेट अगर कहीं बन रहे हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर उन बातों को दिखाना है। एक बात एडिशनल मैं आपको बताता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरेट क्या होता है, क्लोरेट, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया पोटेशियम क्लोरेट, तो बेटा पोटेशियम जो क्लोरेट होता है ना KClO3 होता है, ठीक है, यानी कि ClO3 माइनस। अब मैं पूछ लूँ आपसे कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होता है। क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 17, 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। चार्ज इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 होता है, 8 का मतलब 26 यानी कि चार्ज इस पर है -2, ठीक है। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मान लेता हूँ मैं x, +3 मैंने इसके करवाया, कितने ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था -2, इक्वल किसके था, पूरे के ऊपर कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना था -1, तो 3 इक्वल -1 + 6, तो x की वैल्यू क्या आई +5। तो जो क्लोरीन था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो कितनी आई, Cl की स्टेट कितनी आई +5, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर का भी निकालना सिखा दिया और आपको कैसे करते हैं क्या करते हैं वो भी बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये देखो जैसे ये साल्ट था KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, एक साल्ट था, मैंने इसको आयनिक फॉर्म में लिख दिया, पोटेशियम K+ आयन इधर से अलग हो गया और ClO3- अलग हो गया। आपको पता है आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं पानी में डालते ही। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बेटा। यहां से आपका डायरेक्ट, तो देखो जैसे अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कम्बिनेशन रिएक्शन। आपका 3 नंबर का या 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके 2 एग्जांपल देने होंगे और एक जनरलाइज इक्वेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा आपका 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन आया क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन। उसने बोला कि कम्बिनेशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स। तो देखो या तो एलिमेंट भी रिएक्ट कर सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन ने मॉलिक्यूल्स वाली रिएक्शन देखी ऑक्सीजन वाली, एलिमेंट्स वाली देखी जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वो जो रिएक्टेंट होगा वो कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एक कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएगा। एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स होंगे सिंपल और वो कंबाइन होकर क्या कर देंगे, आपका एक प्रोडक्ट बना देंगे जो कि कैसा होगा, कम्प्लेक्स होगा। जैसे कि आपने जनरलाइज्ड इक्वेशन से दिखाया कि A + B + C वेरियस प्रोडक्ट्स थे, ये सारे मिलके एक D कंपाउंड बना। तो अब एक काम की बात क्या आई कि D है ना जो, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी मिलेंगी A की भी, B की भी और C की भी। A B C तीनों की प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी किसके अंदर, कम्बिनेशन जो आपका प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं कम्बिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एग्जांपल। जैसे कि मैंने कोई नॉन मेटल लिया, सबसे पहले मैंने सिंपल नॉन मेटल ले लिया आपका कार्बन। कार्बन आपको पता है P ब्लॉक का मेंबर होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका। इसको हम बोलते हैं चारकोल, चारकोल बोल दो, कोक बोल दो, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। गैस लिख दिया, एवोल्यूशन का निशान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेटा ये एवोल्यूशन का साइन होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट अ रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा बेटा किसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन को। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट होती है कम्बिनेशन रिएक्शन का। आपसे पूछेगा 2 नंबर में रीजन व्हाई इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। अब आप बताओगे कि अपोजिट है कम्बिनेशन का, बता दिया, ठीक है। क्यों, रिएक्टेंट इसमें जो होता है वो आपका कंप्लेक्स होता है। अब कंप्लेक्स होने का रीजन क्या है, क्योंकि डीकंपोज होएगा, वो टूटेगा। तो कोई भी चीज होती है उसका कंप्लेक्स होना जरूरी है अगर वो ब्रेक डाउन हो रही है अपने सिंपलर एलिमेंट्स में। यानी कि बायो की टर्म में अगर आप बात करें केमिस्ट्री से थोड़ा अटके जाते हुए, तो आपका कैटाबोलिज्म प्रोसेस है ना जो, उसमें क्या होता है, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में टूटता है। इसमें भी यही है, कंप्लेक्स जो रिएक्टेंट होगा वो सिंपल 2 और मोर प्रोडक्ट्स में टूटेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, आपको पता है, ये निशान हीट का बताया था। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। कंपाउंड बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, स्टेबल कंपाउंड है, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, चूना पत्थर बोलते हो, ठीक है। अब इससे आपने हीट किया तो ये सिंपल कंपाउंड में टूटेगा, CaO + CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, इसका इवोल्यूशन करवाता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। अब आपको सर हमें कैसे पता लगे कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है, बेटा ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है आपको, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो बेटा ब्रिस्क एफर्वेसेंस आप पूछोगे सर ब्रिस्क एफर्वेसेंस का क्या मतलब है। देखो बेटा, एफर्वेसेंस का मतलब होता है जो झाग बनाती है गैस, और ब्रिस्क का मतलब होता है फास्टली, जिस प्रोसेस में बहुत विग्रसली बबल्स बनेंगे।
जिस प्रोसेस में बहुत विग्रसली बबल्स बनेंगे उस चीज को बोलते हैं ब्रिस्क एफरविसेंस, के साथ ही आपकी CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया Fe का। Fe बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैंने आपको पीछे पोटेशियम क्लोरेट का भी बताया था निकालना। तो बेटा जैसे कि आप देखोगे जो Fe है, ठीक है, आपने देखा कि ये Fe है। आप बोले सर कि Fe में तो है ना हमें कंफ्यूजन होता है कि फेरक होता है या फेरस होता है, बहुत सारों को ये कंफ्यूजन होता है। तो बेटा देखो, जब Fe+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं फेरस, +3 की में होता है तब उसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, अब देखना यहाँ पे OH के ऊपर एक सिंगल हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। जब इसके ऊपर -1 चार्ज है तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर कितना चार्ज हो गया टोटल -3, इसको बैलेंस करने के लिए अकेला Fe है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए +3। तो +3 चार्ज वाले Fe को हम क्या बोलते हैं, फेरिक। अभी पढ़ा के आया हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। फेरिक हाइड्रोक्साइड एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हीट करोगे तो सिंपलर एलिमेंट में टूटेगा। किस में टूटा, फेरिक ऑक्साइड में +H2O में टूटा। ये हमने रिएक्शन बैलेंस कर दी, 2 Fe है, 2 Fe, 3 ऑक्सीजन। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन देख लेंगे, सर यहाँ पे नहीं हुए बैलेंस। बेटा आपको करना क्या है, 3 ऑक्सीजन तो है पर इसका आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 भी तो है, तो 3 2 जा कितना होगा 6। तो आपको 6 ऑक्सीजन देखने हैं, चेक करने हैं कि आपके राइट साइड में है या नहीं। ये देखो 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है, 6 पूरे हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये और 3 2 जा 6, टोटल 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे और 6 ही हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन ही उस साइड पे। अब देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -6। तो जी बेटा जब देखो इसके ऊपर -6 चार्ज है, आपको पता लग रहा है कि इसके ऊपर -6 चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने पास 2 Fe है, तो एक Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। फिर से +3 चार्ज वाले Fe को क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, फेरिक बोलो फेरस बोलो, फेरस डिपेंड करता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, नंबर्स पे डिपेंड करता है। कई बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि सर Fe3 लिख दिया ना तो वो हो जाएगा आपका फेरिक हो जाएगा, पर बेटा ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर कहानी डिपेंड करती है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है आपका, ये पता लगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या था, बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट कंबाइन होकर एक कंप्लेक्स बना रहे थे। इसमें एक कंप्लेक्स टूट के बहुत सारे क्या बनाएगा, सिंपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। अब आता है बेटा बात आपकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ये एक ना एक नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछी जाती है रिएक्शन। अब बोलेगा थर्मल डीकंपोजिशन। अब बोला उसने कि आपको कोई भी कंप्लेक्स रिएक्टेंट है उसको तोड़ना है, जब भी आप उसको तोड़ोगे तो आप उसमें यूज किस एजेंट का कर रहे हो। मैंने क्या बताया था, किसी भी रिएक्शन में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक रीएजेंट या उसकी कंडीशंस होती है, तीसरा उसका प्रोडक्ट होता है। जब भी आप थर्मली डीकंपोजिशन करवाओगे तो थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब होता है बेटा हीट से डीकंपोजिशन करवाना। आप किसी भी चीज को डीकंपोज करवाओगे, हीट से डीकंपोजिशन करवा दोगे उसका। जब आप हीट से डीकंपोजिशन करवा रहे हो तो आपको पता क्या लगा कि सर जैसे आपने क्या किया, हीट दी। अब देखो मैंने एक बात और बताई थी, 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब जैसे मैं ऊपर वाले ही की इसकी ही बात करूं, आपने देखा कि हीट दे रहे थे हम, तो ये दोनों प्रोसेस कैसी हुई, ये एक आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। कैसी प्रोसेस हुई, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई, क्योंकि इसमें क्या किया आपने, खुद हीट को सप्लाई किया है। ठीक है, आपने हीट रिलीज नहीं की है। आपको हीट रिलीज वाली प्रोसेस मैंने जो पढ़ाई थी पीछे आपको मैंने पढ़ाई थी क्या, कि जैसे आपने पढ़ा कि कोई भी रिएक्शन है उसमें चेंज है ना, जो टेम्परेचर में चेंज से कंपनी से हम क्या पता लगा सकते हैं किसी भी रिएक्शन का, कि कोई रिएक्शन हो रही है। हमने पढ़ा था ना कि स्टेप्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टेम्परेचर के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, जिंक और H2SO4 का एग्जांपल दिया था कि उसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर में राइज आता है। ठीक है, और मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, एक मैंने आपको उसका भी एग्जांपल दिया था, स्लेकिंग ऑफ लाइम वाली रिएक्शन का। नाम से रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब आती है बात थर्मल डीकंपोजिशन की। तो इसमें हीट का यूज कर रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हो कि इट इज अ हैंसा कैसी प्रोसेस होगी, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। अगर मैं थर्मोडाइनमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डेल्टा एच बेटा आपकी एंथैल्पी होती है, वो जो इसमें क्या होती है वो नेगेटिव नहीं, आपकी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब है पॉजिटिव का मतलब रिक्वायर्ड, आपको चाहिए इतनी हीट उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए। आपने देखा कि डीकंपोजिशन कर रहे हैं हीट की हेल्प से, जैसे कि लीड नाइट्रेट वाला ये एग्जांपल होता है। पीबी सिंबल होता है बेटा लीड का, NO3 होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2। बैलेंस करने के लिए अकेला लीड, तो इस पे +2 चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब आपने क्या किया, इसको हीट करवाया तो अब आप सिंपल अगर ये निशान बनाते हो तो इसका मतलब आप थर्मली ही डिकम्पोज करवा रहे हो, क्योंकि सनलाइट का निशान मैं आपको आगे बताऊंगा, HNO से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद आपने ये पढ़ा, तो डिकम्पोज हो रहा है सब्सटेंस का बाय द यूज ऑफ, और यहाँ पे देखो तो आपने पढ़ा कि ईट से डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो कैसे टूटेगा, 2 PbO सॉलिड +4 NO2 + O2। अब देखो NO2 है ना, ये आपकी ब्राउन कलर की होती है,
ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आपकी कैसी कलर की होती है बेटा, ब्राउन कलर की होती है। इसका रंग आपको हमेशा याद रखना है। अब आप बोलोगे सर याद क्यों रखना है, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपका पी ब्लॉक है ना जो, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है इस चीज का, जब आप 11th क्लास में आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। इवन आपकी ग्रेजुएशन तक में पूछ लिया जाता है कि NO2 का कलर क्या होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबोरेटरी रिएजेंट है इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है कि NO2 वाला क्या होता है। नाइट्रो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप जैसे आपको मैं अभी 10th में तो शायद नहीं है, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा 11th वाली कि बेटा जो NO2 होता है ना वो एक नाइट्रो ग्रुप भी होता है, ठीक है। नाइट्रो अल्कीन बनाता है और ये एक प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता, ठीक है। IUPAC नेमिंग जब कराऊंगा, ठीक है। तो अब आपको पता चला आगे कि सर आप एक बात बता दो हमको कि एक तो आपने थर्मली करवा दिया, दूसरा आप इलेक्ट्रिसिटी से करवा सकते हो। इसमें लिटिक का वर्ड जो होता है बेटा उसका मतलब होता है ब्रेक, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करवा रहे हो। किसको? जस्ट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कॉम्प्लेक्स कोई भी था आपका उसको सिंपल फॉर्म में तोड़वा रहे हो, यानी कि डिकम्पोज करवा रहे हो। ये जो रिएक्शन लिखी है बेटा मैंने फ्यूल सेल की रिएक्शन लिखी है, ग्रीन इकोनॉमी बोल दो, हाइड्रोजन इकोनॉमी बोल दो। और देखो बहुत ज्यादा मुद्दा चला हुआ है इसका, तो हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो, क्योंकि आपके लेवल पे यही एक एग्जांपल काम आता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बेटा साथ में लिख देना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना 12th क्लास में 3rd चैप्टर होता है जो, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये रिएक्शन होती है, इसमें हम उसकी एफिशिएंसी भी निकालते हैं, ठीक है बेटा। डेल्टा एस बाई डेल्टा जी से एफिशिएंसी भी निकाली जाती है बाद में सेल की। अब आता है आगे, आगे उसने पूछा क्या, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या होता है बेटा, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिसिस क्या होता है, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। इसमें हम क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। लाइट का यूज करेंगे। अब लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई रेडिएशन लाइट भी हो सकती है और दूसरा आपका सनलाइट भी हो सकती है। देखो बेटा सनलाइट भी कैसे होती है, वैसे तो एक स्पेक्ट्रम होती है, क्योंकि सनलाइट को हम कलर जो एज्यूम करके मानते हैं, सनलाइट का हम कौन सा कलर मानते हैं, हम बेटा व्हाइट कलर मानते हैं, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल आता है डायरेक्ट सिल्वर क्लोराइड के नाम से। सिल्वर क्लोराइड का कलर आपको याद रखना है व्हाइट होता है, जैसे कि AgCl मैंने लिख भी रखा है व्हाइट होता है। AgBr का कलर पेल येलो होता है, AgI का कलर डार्क येलो होता है। AgI क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। AgBr क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। तो उसमें से बेटा जो सिल्वर क्लोराइड है ना, वो आपका जो फोटो सेल होती है ना, फोटो सेल आप पढ़ोगे आगे जाके फिजिक्स में जब डायोड्स वगैरह पढ़ोगे, तो एक फोटो सेल होती है। फोटो सेल का आपको बनाना का आता भी, डायग्राम भी आता है, कंस्ट्रक्शन भी आता है 12th क्लास में। तो आप पढ़ोगे कि सर ये उसमें जो कोर मटेरियल होता है ना उसमें यूज होती है। तो अब ये क्या कहोगे कि AgCl था, जब इसको आप करवाओगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में लेके जाओगे तो ये टूट जाएगी। सनलाइट को लिखते हैं बेटा h न्यू से। h न्यू क्या है, प्लैंक। h इसमें प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है, इक्वल h न्यू। मैक्स प्लैंक नाम का एक बेटा साइंटिस्ट था, उसने मास का और एनर्जी का जो रिलेशन था ना आइंस्टाइन वाला, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक रिलेशन दिया था, इक्वल h न्यू, ठीक है। इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये सनलाइट को क्यों लिया इसने, क्योंकि वो लाइट को ये मानता था कि लाइट इज कंसीडर्ड ऑफ मेड ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज क्वांटा, ठीक है बेटा। तो आपको समझ क्या आया कि सर इसमें है ना वो क्वांटा चीज को मानता था, ठीक है। अब क्वांटा को मानता था तो उसने सनलाइट की डोनोटेशन दे दी h न्यू, और यही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे तब भी यूज होती है, ठीक है बेटा। ये थोड़ा हाई लेवल की बात होगी। बाकी आपको कितना याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, Ag सॉलिड प्लस हाफ Cl2 में टूट जाता है, ये बैलेंसिंग होगी रिएक्शन की, ठीक है बेटा। तो अब आप ये बताओ, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि आपको सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा कि एक मतलब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर आपने डिकम्पोजिशन पढ़ाया, मैंने सिंपल डिकम्पोजिशन। उसके बाद मैंने हीट की फॉर्म में पढ़वाया लीड नाइट्रेट वाला। फिर मैंने पढ़वाया आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। फिर मैंने आपको फोटोलिसिस पढ़ाया यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब आप कंपाउंड्स को ब्रेक करके पढ़ोगे तो हमारा जो आउटकम आएगा वो कैसा आएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा देखो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं अगर आपको सिंपल एक लाइन में देसी भाषा में बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसकी लाठी उसकी बेस्ट टाइप रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है बेटा, एक होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसमें जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर देगा, आपकी रिएक्शन का नाम उठा के ले आओ, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसी बात खास क्या है, आप इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन देखोगे तो
आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जनरलाइज इक्वेशन आपकी क्या कहती है, ए प्लस बी सी गिव्स अस ए सी प्लस बी। ठीक है, क्या कहती है, ए प्लस बी सी गिव्स अस ए सी प्लस बी। आप इसमें क्या देखोगे, एक आपका कोई ए था, ए सिंगल है, क्या ये एक एलिमेंट है मैं मान लूं, क्या ये एक कंपाउंड है मैं ये मान लूं। आपका बी अब क्या आ गया, एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। आपका जो ए सी आ गया वो किस फॉर्म में आ गया, कंपाउंड फॉर्म में आ गया। हुआ क्या, एक कोई सिंपल एलिमेंट था बेटा, ठीक है, पर इसमें क्या हुआ, कंपाउंड में देखो ए था, बी सी के साथ था, इसने क्या करा, बी को उड़ा दिया, बी को उड़ा दिया, सी के साथ खुद मिल गया, बी अलग हो गया। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, बी और सी जो कंपाउंड थे ना बेटा, इन्होंने कंपाउंड बनाए रखा था, स्टेबल तो ये था ही, पर क्या हुआ, ए जो एलिमेंट था वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, शैतान टाइप का एलिमेंट था। तो इसने क्या करा, अपनी रिएक्टिविटी का फायदा उठाते हुए, रिएक्टिविटी देखो बेटा काफी सारी चीजों के ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। आपको लोगे सर जैसे किस पर डिपेंड करती है, बेटा वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर बैलेंस जो है आपका स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किसी भी कंपाउंड की। ये आप आगे पढ़ोगे जब आप फर्दर क्लासेस में जाओगे कि स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। पर आपके सिनेरियो में अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बनी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब डिस्प्लेस कर देगा यानी कि हटा देगा किसको, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, और खुद वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो एक था उसको रिमूव कर देगा जो कि लेस रिएक्टिव था, तो आपकी रिएक्शन जो होगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होगा क्या, जो ए है ना उसकी बी से जब हम क्या कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी, तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ इसका साथ में, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल करवाया, देखो इस एग्जांपल से मैं आपको और भी बात बताऊंगा। एक देखो जिंक लिया मैंने, जिंक मिलता है सबके स्कूल्स वगैरह में, बताना कमेंट करके बताना मिलता है कि नहीं मिलता। जिंक था सॉलिड फॉर्म में होगा, अभी अभी मैंने जब जिंक की रिएक्शन करवाई तो बताई थी। ये आपका एक्वस क्या है, HCl, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपका कंपाउंड आप बताओ Zn और Cl आपस में मिलेंगे, देखो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, तो आपको क्या पता चला कि A और C का कंपाउंड बना था, यानी Zn बना था, Cl बना था। ZnCl नहीं होता, ZnCl2 होता है, प्लस साथ में निकलेगी H2। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे ZnCl2 लिख दिया, मेरे को तो नहीं समझ आया आपने कैसे लिख दिया। तो बेटा मैं बताता हूँ, इसके लिए आपको जिंक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बेटा। जो इसकी वैलेंसी होती है ना वो +2 होती है, एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है, जिंक अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। यहां जब ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। Cl की -1 होती है, H की अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसीडर करते हैं। आपको रिडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़ोगे ना 11th क्लास में तो आपको पता चलेगा कि रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन करने के, पर बिना ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका काम भी नहीं चल सकता। तो H की आप +1 मान लेना, Cl की -1, तभी तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो Zn की रिएक्टिविटी मैंने बताया था या तो 0 होगी या +2 होगी। अब इसकी रिएक्टिविटी को हमने +2 करवाना है। ठीक है, Cl पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। देखो इसका जो 2 था ना वो यहाँ आता है, और जो इसका -1 का जो था वो यहाँ आता है। ये आपने 9th क्लास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखो आपके पास कैल्शियम है और क्लोराइड है, मैं बताता हूँ आपको। क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 होता है, हाँ सर होता है। जब क्लोराइड का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 2 होगी, इसकी 2 8 8 1 होगी। ठीक है, इस पे चार्ज जो आएगा वो +2 चार्ज आएगा, इस पे -1 चार्ज आएगा। अब आप कहोगे कि सर इस पे -1 +2 कैसे आया। देखो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने वाले पे प्लस चार्ज, और इस पे 7 है, तो अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, पर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इनका क्रॉस करवा दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या होगा, CaCl2 बन जाएगा, Ca1 Ca2। ठीक है, तो इसको CaCl2 बोलते हैं। ऐसे ही मैंने ये किया है। ठीक है, Cl पे -1 था, इस पे 2 था, तो ये आ गया। H2 गैस मैंने बताया था आपकी इवोल्व होती है। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे भी पूछ सकता है, जब भी कोई मेटल, मैंने क्या बताया, जब भी कोई मेटल, देखो एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, मेटल किसके साथ, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपका H2 गैस जो होती है ना बेटा उसका इवोल्यूशन होता है। ठीक है, काम की बात,
कंपटीशन फोकस बात, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड विच गैस इज रिलीज्ड, तो आप बोलोगे सर H2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है बेटा। तो अब देखो जैसे अगर हम बात करें कि हुआ क्या, इसमें जिंक मोर रिएक्टिव था, Cl लेस रिएक्टिव था, तो इसने इसको क्या करवा दिया, रिप्लेसमेंट इसकी करवा दी। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी जो थी ये काम की थी किस रिएक्शन को समझने के लिए, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए। अब आप आगे पढ़ेंगे जाके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप मेरे को बताना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने क्या एग्जांपल बताया था, आपको चिटिंग नहीं करनी है। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका बता चुका हूं। ठीक है, क्या होगा, आयंस एक्सचेंज्ड, आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज्ड होंगे इन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा इन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा इन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपको इस लेक्चर के बाद रिवीजन भी ना करना पड़े, डायरेक्ट आप एग्जाम में जाओ। ठीक है, तो क्या बोला, आयंस आर एक्सचेंज इन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स। फॉर्म क्या कर रहे हैं यहाँ पर, न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे देखो अब मैं आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। ठीक है, जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या कहती है अपनी, ए बी के साथ मान लिया मैंने सी डी था। देखो मैंने बेरियम क्लोराइड वाला एग्जांपल दिया था, बेरियम क्लोराइड वाला। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी के साथ जब क्या कंबाइन होगा, ए सी प्लस बी डी कंबाइन होगा, यानी कि देखो हो गया क्या, ए के पास प्लस मान लेना, बी के पास माइनस मान लेना। अब मैंने किए क्यों मानना, आप कहोगे क्योंकि बेटा देखो डेफिनेशन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखवाया है, आयंस, आयंस के ऊपर सारी कहानी चलेगी, दोनों आयनिक कंपाउंड हो गए। होगा क्या, प्लस को माइनस के साथ मिला दो, माइनस को प्लस के साथ मिला दो, क्यों, क्योंकि क्या होता है, अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो AC प्लस BD का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसी में मैं बता देता हूं आपके लेवल पे ऑलमोस्ट जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन वो सारी कैसी होंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होंगी। कैसी होंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होंगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इस बात का, क्या कि सर जो आपने पढ़ाया है ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल होती है। ठीक है, इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखो बेरियम क्लोराइड ले लेता हूं मैं, बेरियम क्लोराइड आपका एक्वस होता है। बेरियम मेरे को कमेंट करके बताना कौन से ब्लॉक का जो है वो एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक पढ़े हो कभी, आपको आइडिया हो थोड़ा सा, तो आप मेरे को बताना 9th क्लास में, अगर पीरियोडिक का थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहा हो। ठीक है, और जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको पिन भी करेंगे। ठीक है, तो Na2SO4 के साथ इसने मान लो रिएक्ट किया, तो इसने बनाया BaSO4 सॉलिड। ठीक है, प्लस क्या बनाएगा, NaCl जो कि कैसा होगा, एक्वस होगा। अब देखते हैं क्या कहानी हुई। बेरियम के पास +2 चार्ज, Cl के पास -1 चार्ज, तो दो के पास -2 आ गया, बैलेंस करने के लिए इसके पास +2 आ गया। ठीक है, BaCl2 हो गया। SO4 पूरे के पास जो है ना बेटा -2 चार्ज होता है, बैलेंस करने के लिए Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो दो के पास +2 -2 न्यूट्रलाइज हो गया। Ba के पास फिर से +2, SO4 के पास फिर से -2, Na के पास +1, Cl के पास -1। देखो हुआ क्या, इसका +2 और इसका -2 ये कंबाइन होगी, इसका -1 इसका +1 कंबाइन होगी, ऐसी वाली रिएक्शन होगी ना, तो इस रिएक्शन का नाम है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें आपने बताया सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो BaSO4 सॉलिड बनता है ना, ये PPT की फॉर्म में बनता है। क्या बनता है, PPT की फॉर्म में बनता है। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप तरीके से पढ़ोगे ना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। एक रिएक्शन और बहुत फेमस रिएक्शन, इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट एक कम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, बच्चों को आती नहीं है तो पेपर में आती है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर वही कंटेंट पूछता है जो आपको कम आता हो। ठीक है, खास बात होती है ना। तो देखो बेटा, जब आपने NaOH लिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिया आपने एक्वस, प्लस आपने क्या किया HCl भी क्या लिया आपने, एक्वस। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन जब होगी तो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा ना बेटा, वो होगा NaCl प्लस, आप देखो Na के साथ Cl मिल जाएगा, OH के साथ H मिल जाएगा, HOH लिखूँ कि H2O लिखूँ, सर H2O लिख दो, क्यों, देखा लगता है। ठीक है, तो जब देखा देखी चीज़ आपके सामने आती है तो आपको वो ईजी लगती है, खास बात होती है। ठीक है, तो देखो NaOH के साथ HCl मिला, NaCl प्लस H2O बन गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली ये क्या था आपका, एक एसिड था। NaOH क्या था आपका, एक बेस था। ठीक है,
जब आपका कोई बेस एसिड के साथ मिला तो ये क्या इसका फॉर्मेशन हुआ, साल्ट का। साल्ट जब फॉर्मेशन हुआ तो इसी रिएक्शन को बेटा क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो कितनी काम की बात निकली। हम पढ़ तो क्या रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने साथ में आपको क्या पढ़ा दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ ही मैंने इसके एग्जांपल देके आपको क्या पढ़ा दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होगा, एसिड एंड बेस। देखो लिखना, व्हेन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर, रिएक्ट करेंगे ईच अदर के साथ, क्या बनाने के लिए, साल्ट एंड वाटर। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अब इसके बाद देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होगी आपकी। अब बताओ कौन सी रिएक्शन पढ़ी जाए। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, क्या एक रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, 2 बार पहले एग्जांपल देके भी बता दिया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैं अगर आपको एग्जांपल करा दूं तो क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आप कहेंगे नहीं सर दिक्कत तो कोई नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का आप एग्जांपल करा दो। देखो मैं एग्जांपल करा देता हूं आपको। इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह है ना सारे, उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा ना उसमें पिन करवा देंगे तो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैंड रिटन भी मिल जाएंगे और अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए लाइन बाय लाइन तो वो भी मिल जाएंगे, दोनों चीजें दे देंगे आपको। ठीक है। तो देखो समझना आपको नोट से, क्या AgNO3 है प्लस NaCl है। AgNO3 एक्वस मिलेगा आपको, NaCl एक्वस मिलेगा। ठीक है। अब कहोगे सर ये तो ठीक हुआ, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपके NCERT से उठाइए बेटा ये रिएक्शन। ठीक है। तो ध्यान रखना मैं कोई घर पे नहीं बना रहा, NCERT का ही डाटा पढ़ा रहा हूँ। NCERT थोड़ी टेक्स्ट बुक होती है, आप जानते ही हो। ठीक है। आपके स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ाते होंगे। ओके। तो देखो AgCl सॉलिड बन जाएगा, NaNO3 एक्वस बन जाएगा। ठीक है। अब देखो हुआ क्या मामला, स्टेट्स अगर आपको याद रहे किसी की कॉमन तो ठीक है, वरना कोई इतनी जरूरी भी नहीं है स्टेट्स को मेंशन करना। ठीक है। इतनी ज्यादा भी नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट वो आपसे पूछेगा भी नहीं। देखो क्योंकि AgNO3 की स्टेट है ना बेटा, एक्वस कब बनेगी, जब आप उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना दोगे ना। ये रिएक्शन के हिसाब से स्टेट लिखी हुई है, वैसे AgNO3 आपको सॉलिड मिलेगा, लिक्विड नहीं मिलेगा। AgNO3 के साथ आपने क्या किया, NaCl को डाला। ठीक है। Ag पे प्लस चार्ज, NO3 पे माइनस चार्ज, Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। बड़ा ही बड़ी जो रिएक्शन, देखो हिंट बता रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को फाइंड आउट करने का, कि जब भी आपको कोई बड़ी सी चीज या बड़ा सा रिएक्शन दिखेगा ना, तो वो आपका केस में एग्जांपल होगा 100% किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बन रहा है। Ag के साथ प्लस आ जाएगा, Cl के साथ माइनस आ जाएगा, Na के साथ प्लस आ जाएगा, NO3 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है। हुआ क्या, Ag के प्लस के साथ अब की बार कौन सा माइनस आ गया, Cl का। NO3 के माइनस के साथ किसका प्लस आ गया, Na का। तो NaNO3 बन गया, AgCl बन गया। ठीक है। ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रेसिपिटेट मैंने बताया था किसके बनते हैं, हमेशा सॉलिड के। तो देखो अब आता है आपका एक अलग से टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देखो एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है वो भी यही है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कब उसका गेन हो रहा है, कब किसका लॉस हो रहा है, कौन डोनेट हो रहा है, कौन आपका रिमूव हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन पहचानने का मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना बता ही दिया कि कैसे निकालना है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है। आप क्या करोगे, रिएक्टेंट साइड देखोगे, प्रोडक्ट साइड देखोगे। अगर उसमें जिस भी स्पीशीज का ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, स्पीशीज। पूरी रिएक्शन में कभी ना तो पूरी ऑक्सीडेशन होती है ना कभी रिडक्शन होती है। ठीक है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। इसीलिए देखो रिडक्शन को प्लस ऑक्सीडेशन को कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म अ रिडॉक्स कपल। ठीक है। इसको रिडॉक्स कपल भी बोलते हैं। तो इसने क्या बोला कि सर आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ तो आप पहचानोगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। ऐसे रिडक्शन में बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन का एक पहचानने का तरीका तो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और एक में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। अब इसका नेक्स्ट यानी कि एक एडवांस मेथड क्या होता है कि बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे भी हो रहा होगा ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीसीज अगर स्टेबल हो रही है बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो स्पीसीज कैसे में जा रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंडर जा रही है। ठीक है। अब ऐसे ही कोई स्पीसीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज हो रही है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे मैं आपको एक बताता हूं, क्या मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जैसे कि मैं बात करूं, मान ले मैं ले देता हूं सोडियम ही, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि 281 कॉन्फिगरेशन। जब ये 1 कॉन्फिगरेशन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na पे चार्ज आता है +1। ठीक है। इसने मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे अदर्स को। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे अदर्स को, ऑक्सीडाइजिंग करेंगे अदर्स को। ठीक है।
कैसे अदर्स करेंगे, अदर्स को क्या करवा देंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने छोड़ा है ना वो अदर को दे देंगे। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अदर को दे देंगे तो इनके पास तो क्या हो जाएगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन मिलने का इन्हें अपना खुद को क्या करवा लिया, रिडक्शन करवा लिया, और खुद को क्या दूसरों को क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। यही बात मैंने लिखी हुई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक एजेंट जो कि या तो आपने क्या बोला कि ऑक्सीडाइज करवाए दूसरों को और रिड्यूस हो जाए खुद। अब ये मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स है, मेटल्स ने क्या किया, रिड्यूस करवा दिया खुद को। ध्यान से देखो, मेटल्स ने क्या किया, खुद को रिड्यूस करवा दिया, ठीक है, और दूसरों का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ऑक्सीडाइज करवा रहे अदर्स को, तो अदर्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अदर्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा होगा, क्यों, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर जो आपके एनसीईआरटी की भाषा है, ये एक प्रीलिमिनरी भाषा है बेटा, ठीक है। प्रीलिमिनरी भाषा में उसने एनसीईआरटी वाले ने क्या लिखा कि डोनेट करता है जो भी ऑक्सीजन एटम को, यानी कि जो ऑक्सीजन एटम की सप्लाई करता है उसको बोलते हैं आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिमूव करता है एच एटम को। पहली बात तो सबसे पहली बात जो आप एक साइड में याद कर रहे हो उसको आपने सेकंड साइड में यू का यू अपोजिट करके लिख देना है। जैसे कि इसमें आपने लिखा डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन एटम को, तो वहां पे डोनेट हो रहा होगा हाइड्रोजन एटम का। इस साइड में आपने रिमूव करवाया हाइड्रोजन को, उस साइड में लिखना आपने रिमूव हो रहा होगा ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। जैसे कि इसने एग्जांपल देके बताया क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल, एटॉमिक नंबर 1 होता है, पीरियोडिक टेबल में उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर सकता है या वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा ना, ठीक है, तो वो क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिड्यूसिंग यानी कि रिडक्शन प्रोसेस है। जो रिड्यूसिंग की प्रोसेस हो रही होगी यानी कि रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होगी, ठीक है। रिडक्शन की जो प्रोसेस है ना, तो इसमें क्या हो रहा होगा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन हो गया, ठीक है, मजे की बात है। ऐसे ही अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, यानी कि इसकी 2 6 कॉन्फिगरेशन होती है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो कहीं से भी बाहर से ले लेगा, ठीक है, कहीं से बाहर से ले लेगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 आयन। यानी कि -2 के बाद जब ऑक्सीजन के पास चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके इसीलिए स्पेसिफाई करा जाता है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, क्यों, क्योंकि आपके लेवल पे इनको समझना ईजी है, ठीक है। जब आप डीप लोग पढ़ोगे तो बहुत सारे और भी तरीके पढ़ोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फाइंड आउट करने के, ठीक है। तो अपने में जो आप देख रहे हैं वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो आपकी बन जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अब तक मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि अपन जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है ना वो सारी रिडॉक्स रिएक्शन दी, ठीक है। जैसे कि देखो हुआ क्या, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो हमेशा कैसे रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं आप, क्या मैंने लिया, मान लो कॉपर, CuO कॉपर होता है, कॉपर का ऑक्साइड ले लिया मैंने CuO, उसमें मैंने डाला हाइड्रोजन H2, ये आपका बनाएगा Cu प्लस H2O, ठीक है, Cu प्लस H2O। एक तो मेरे को पहले ये बताओ, ये आपको किस रिएक्शन का एग्जांपल लग रहा है, क्या ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं लग रहा, कैसे सर, ये आपका बेटा A है, ठीक है, ये आप सॉरी ये आपको BC से पढ़ा था, ठीक है, BC वही लिख दिया, बेंजोलाइज नोटेशन लिख दिया, A से बनाया, ठीक है। A और जो C था वो कंबाइन हो गया, B बाहर निकल गया, क्यों, हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी थी वो कॉपर से ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। क्यों, आप जब आगे जाओगे तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे, उसमें जो हाइड्रोजन की पोजीशन होती है ना वो ऊपर होती है, किससे ऊपर होती है सर, कॉपर से ऊपर होती है, ठीक है। पूरी सीरीज पढ़नी पड़ेगी आपको, तो वहां से आपको पता चलेगा किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी कम। तो हुआ क्या यहाँ पे, एक तो इसने रिप्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया, देखो एक एग्जाम्पल कवर हो गया इधर। उसके बाद देखो मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा था, कॉपर जैसे आयरन का होता है ना बेटा, वैसे ही कॉपर की कहानी होती है, ठीक है। कॉपर की कहानी, कॉपर भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो वो क्यूपरस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या वो क्यूप्रिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यूपरस को बोलते हैं +1 ऑक्सीडेशन नंबर और क्यूप्रिक को बोलते हैं +2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आयरन में, कॉपर में, इन चीजों में, तो मैंने आपको अलग से ही बता दिया। कॉपर जब आपका क्यूप्रिक में होगा तो +2, क्यूपरस में होगा तो +1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये -2 में है तो इसे यहाँ पे कॉपर पे +2 चार्ज होगा न्यूट्रलाइज रखने के लिए, +2 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक, तो ये क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब अपन ने क्या डाला, हाइड्रोजन को डाला, क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब अपन ने हाइड्रोजन को डाला तो अपने को मिल क्या रहा है, कॉपर का मेटल प्लस H2O। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, ये अपने एलिमेंटल स्टेट में जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0,
ध्यान से देखो हो क्या रहा है इसका। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ भी डिक्रीज हो जाएगा वो रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। रिडक्शन करवाया किसने? हाइड्रोजन ने। ये क्या है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। ये H2 था। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एलिमेंटल स्टेट में है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, H2O में H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी, 0 से +1। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, देखो अभी बताया था ऑक्सीडेशन नंबर जब भी इंक्रीज हो रहा होगा तो कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन। अब देखो नीचे तो अब भी मैंने बताया कि रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दोनों प्रोसेस होगी ना साइमल्टेनियसली कंप्लीट। इसलिए मैंने बताया कि बेटा आप जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हो वो सारी रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, क्योंकि किसी में आपका चलता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और किसी में चलता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये टाइप भी आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं एक आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ किस रिएक्शन के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बढ़ा दिया पर अलग से भी कर ही लेते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आ जाती है अलग से भी, नाम से भी आ जाती है। ठीक है, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, या आपका पता है क्या है, अब जो नया पैटर्न आया है ना HBSC का एडवांस वाला, तो उसमें आपको ब्लैंक स्पेस में भी ये रिएक्शन दे देता है कि या तो इसको बैलेंस करके दिखाओ, या इसको आप वो करके दिखाओ, फिलअप दे देगा कि प्रोडक्ट बना के दिखाओ, या रीएजेंट मिसिंग कर देगा कि हीट करवा के, जैसे कि ईट वाला ही आपके मेनली तो। ठीक है, बाकी तो कोई रीएजेंट की ऐसा रिएक्शन नहीं है। एक मैंने हाइड्रोकार्बन वाली आपको करवा भी दी कि सनलाइट का सिंबल जो है HNU बना के करवा देते हैं रिएक्शन, तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, अभी पढ़ाई थी। ठीक है, तो देखो जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, हीट का, देखो एक्सो का मतलब होता है आउट यानी कि एग्जिट, और थर्मिक का मतलब हीट। जिस रिएक्शन में हीट आउट या एग्जिट हो रही होगी तो हीट रिलीज होगी। जब भी हीट रिलीज होगी तो वो किस साइड में होगी बेटा? प्रोडक्ट साइड में होगी। और मैंने आपको बताया भी था कि हीट का रिलीज होना भी किसका एक कैरेक्टरिस्टिक है? एक रिएक्शन के कंप्लीट होने का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हीट क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। उस रिएक्शन को अपन ने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आ रिएक्शन विच इज अकम्पनीड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल में आप दे सकते हो लगभग जितनी भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, वो आपकी एक्सोथर्मिक होती हैं। अब आप कहोगे सर आप तो धोखा कर रहे हो, कि धोखा क्यों कर रहे हो? आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी करवाई ना, वो सारी किससे करवा दी? कि सनलाइट से तुड़वा दो या हीट की प्रेजेंस करके तुड़वा दो। ठीक है, और अब आपने एक्सोथर्मिक के एग्जांपल में लिख दिया कि सर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, वो उसके एग्जाम्पल में आपने डिकम्पोजिशन लिखवा दिया। नहीं, तो देखो मैं क्या बताता हूँ, जब भी आपने कोई रिएक्शन का डिकम्पोजिशन करवाया तो उसमें जो हीट आपने यूज करी उसको तोड़ने में, जब वो टूटेगा तो वो भी हीट तो रिलीज करेगा ना। अब जब वो हीट रिलीज जो कर रहा है उसका अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन होगा जितना आपने उसको तोड़ने में यूज किया था, इसीलिए वो ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। देखो जैसे मैं बताता हूं, ए बी कंपाउंड था। ठीक है, ए बी कंपाउंड को आपको तोड़ने के लिए 750 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, किलो जूल एनर्जी की यूनिट होती है जो अपने केमिस्ट्री में चलती है। अब मैंने बोला कि जब ये ए प्लस बी में टूटा, ठीक है, तो इसने भी तो हीट रिलीज करेगा, इसने रिलीज करी 1050 किलो जूल। जो हीट रिलीज होती है उसका साइन हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो यूज होती है उसका प्लस लेके चलते हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, प्लस के 750 और माइनस के 1050, ठीक है, ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल आंसर है वो कितना है? -300 किलो जूल। माइनस किसके लिए? रिलीज के लिए। तो बेटा अब मेरे को बताओ रिलीज ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? तोड़ने में हीट भी यूज होगी और निकल ज्यादा गई, इसीलिए रिलीज में आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं। और एग्जांपल मैंने डिकम्पोजिशन करवाया है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने डिकम्पोजिशन तो हीट से करवाया था, वो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर कोई ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें अपन ने जो हीट का अमाउंट लिया उसको तोड़ने के लिए वो तो है ज्यादा और हीट निकली कम, तो वो एंडोथर्मिक में कन्वर्ट हो जाएगी, डिकम्पोजिशन भी। इसलिए मैंने एक वर्ड का यूज किया है, मोस्टली, नॉट ऑल। क्या यूज किया? मोस्टली। मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा ही होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कोई एक रिएक्शन का एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आपकी बायोमोलिक्यूल से रिएक्शन उठा लेते हैं, C6H12O6। कितनों को पता है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है? चीटिंग मत करना, कमेंट में बताना। ग्लूकोज है, उसका अपने 6O2 करवाया। अब कितने बच्चे कहेंगे कि सर हमने इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। अबे गधों, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करवाया, इसको हम एटमॉस्फेयर में लेके गए हैं और वहां पे बर्न करवाया है। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना नहीं होता। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने का मतलब आप उसको बर्न कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, आपने ग्लूकोज लिया, उसको बर्न करवाया। मैंने क्या बताया था? कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है? यस सर, इसमें हाइड्रोजन भी और कार्बन भी। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में क्या निकलेगा? CO2 और H2O निकलेगा, मैंने बताया था। तो यहाँ पे होगा आपका 6CO2
प्लस 6H2O और प्लस आपका एनर्जी। ठीक है, अब कितने बच्चे मेरे को एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी है वो बता सकते हैं कि सर ये तो आपने कौन सी रिएक्शन लिखवाई है, ये फोटोसिंथेसिस के जो ब्रेक डाउन होता है ना उस वाली रिएक्शन लिखवाई है, इस रिएक्शन को उलट के लिख दो, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है, बेसिक बात यही है। जैसे कि मैंने एक और एक्सोथर्मिक का रिएक्शन बताया था आपको, क्या मेरे को बता सकता है कोई, क्या था वो, स्लेकिंग ऑफ लाइन, नाम से आ जाती है स्लेकिंग ऑफ लाइन बड़ी, वो भी याद रखना। ठीक है, ऐसे इसकी जुड़वा होती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडो यानी कि हीट एंटर, वैसे तो मैंने एक्सोथर्मिक में बता दिया हीट एंटर कर रही होगी, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन विच रिक्वायर्स द हीट, रिएक्शन विच रिक्वायर्स द हीट टू कैरी आउट इट प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे लिखना, एक रिएक्शन जिसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रॉपरली करने के लिए उस रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया COCO3, इसको हीट दी CaO प्लस CO2 के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखो हुआ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीजें मिली, हीट के प्रेजेंस में टूटी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी जो एफिशिएंस जो आप हीट का अमाउंट देखेंगे ना, अब देखो हीट इसमें भी कुछ रिलीज होगी, बट इसमें जो हीट का अमाउंट रिलीज का होगा ना वो कम होगा एज रिक्वायर्ड टू इससे टूटने में जो हमारी यूज हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिक मोटा मोटा चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आप कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक टॉपिक्स के बारे में, बेसिक टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे क्या, कि इफेक्ट करेंगे आप किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, किसका इफेक्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सर आप कहोगे ये क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताना, और क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार क्वेश्चन आता है 1 से 2 नंबर का। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी का। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेते हैं, छोटी सी बात है, ज्यादा बात नहीं है, लगभग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। यही 2 बातें पढ़नी है आपको। सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं कोरोजन। कोरोजन जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि कोरोजन क्या होता है, बेसिक जो मतलब है ना कोरोजन का, वो क्या है, कोई भी मेटल है, वो मेटल जब भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर में बेटा 2 चीजें होती हैं, एटमॉस्फेयर में 2 चीजें क्या क्या होती है सर, एक तो मॉइस्चर होता है और एक ऑक्सीजन होती है। जब भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है कोई भी मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस वीक हो जाता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है वो क्या करवा देता है, एलिमेंटल ब्रेकडाउन करवा देता है उसका अंदर से। ठीक है, तो सर एलिमेंटल ब्रेकडाउन से क्या होगा, अपना जो मेटल है ना वो वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो वो अपने काम का रहेगा नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई तड़ा है बहुत पुराना लोहे का, ठीक है, वो जंग खा जाता है जिसको आप बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग बेटा एक स्पेसिफिक टाइप, जब आयरन का कोरोजन हो जाता है ना उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया रस्टिंग। कोरोजन बहुत ज्यादा डीप होता है, काफी सारे मेटल्स का होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन का होता है, पर रस्टिंग इसीलिए फेमस है क्योंकि वो अपनी जो डेली लाइफ है ना उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है आयरन का, और हम देखते ही हैं क्योंकि गेट्स हैं, जैसे मान लो लोहे के गेट है, वो सारे अपने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहते ही हैं। तो जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेंगे तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर लेयर बन जाएगी, किसकी, फेरिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, Fe3O4 और Fe2O3 का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसकी लेयर बन जाएगी, जब उसकी लेयर बनेगी तो उससे क्या होगा, अपना मेटल कोरोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं थोड़ा एनसीईआरटी से रेफरेंस ले लेता हूं। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी ने सबसे पहले आपका डिफाइन किया कोरोजन प्रोसेस को। एनसीईआरटी ने कोरोजन को डिफाइन किया कि एक प्रोसेस है किसका, स्लो कन्वर्जन का। अब देखो, अब नया गेट लेके आए और उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आपने रखा है, ऐसा तो है नहीं उस पर कल जंग लगा मिलेगा, नहीं होगा। स्लो कन्वर्जन है, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, किसका, स्लो कन्वर्जन है किसका, मेटल्स का, किस में, इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। अब बताओ कोई चाहता है कि उसका गेट खराब हो जाए, नहीं सर नहीं चाहते। तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स में स्लो कन्वर्जन हो जाता है जब किसका, अपने मेटल्स का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन, मेटल्स को कैसे में रखा, एनवायरमेंट में। अब मेटल का एनवायरमेंट तो मैं तो रखना ही पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं घर के अंदर ले आओगे गेट को, लगाना तो बाहर ही पड़ेगा। तो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा। एनवायरमेंट में आपकी 2 चीजें मेनली मैंने आपको बताई, O2 यानी कि ऑक्सीजन, वाटर पड़ेगा। दूसरी बात, अब जैसे एसिड्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे एसिड, अब आप सर कहोगे एसिड का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। देखो जो एसिड होता है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जब भी कई बार एसिड जो आपका रेन है ना उसके थ्रू भी आ जाता है। जैसे कि आपने एसिड रेन का कंसेप्ट पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, क्या कि जब भी जो बारिश आ रही है उसका अगर आपने वाटर कलेक्ट किया और उसका पीएच आपने नापा, अगर वो पीएच 5.6 से कम होता है ना तो उस रेन को जो वाटर है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन का वाटर है ये। ठीक है, वो वाटर आपका पोर्टेबल वाटर नहीं होता, उसको आप पी नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि मोस्टली ये होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इफ्लुएंट का जो
फ्लो है ना वो डायरेक्टली रिवर्स में कर देते हैं। जैसे कि आपने आगरा के ताजमहल का केस सुना होगा और वो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे भी रखा है। तो देखो हमने पढ़ा कि ये सारी बातें जो हो रही है ना कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से अपना मेटल खराब हो रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने, कन्वर्जन, सॉरी कोरोजन। तो कोरोजन के बाद अब आप पढ़ेंगे किसके बारे में, रस्टिंग के बारे में। ठीक है, रस्टिंग। अब आप कहोगे सर रस्टिंग क्या होता है, इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक मैंने बोला था आयरन की होती है। किसकी होती है, स्पेसिफिकली आयरन की होती है। ठीक है, उसी को रस्टिंग बोलते हैं, और किसी मेटल के जो कोरोजन है उसको रस्टिंग नहीं बोलेंगे। रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है, खास बात है। आयरन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ, और किसके साथ, H2O के साथ। मैंने बताया था दो ही चीज़ें होती है, H2O को आप मॉइस्चर बोल दो। ठीक है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। मैंने आपको बोला ही था ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। ठीक है, इसी जो ये ऑक्साइड की लेयर बनी इसी को मैं क्या बोल दूंगा, रस्ट बोल दूंगा। ठीक है, देखो होगा क्या, Fe है अपने पास। ठीक है, Fe मेटल है तो सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, O2 अपने पास गैसीय स्टेट में होती है। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O भी अपने पास किसमें, लिक्विड स्टेट में। पता ही है मॉइस्चर तो लिक्विड स्टेट में ही होगा। रिएक्शन भी बता दिया आपको मैंने। तो ये आपका देता है 2Fe2O3 डॉट XH2O। अब आप सर कहोगे सर ये X क्या है, बेटा X है ना वेरिएबल होता है। और जो ये डॉट लिख के कभी भी आपको ये कंपाउंड लिखा मिल जाए ना, इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, ये आपका सिर्फ आपके कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे ना ये उड़ जाएगा। ठीक है, और एक्स की कलेक्शन भी आप जैसे अब फर्दर क्लासेस में जाओगे तो ये टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट से निकालते भी है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे। अब देखो जैसे हुआ क्या, रिएक्शन बैलेंस अपनी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि देखो Fe4 है, इस साइड देखो Fe4 है, ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इस साइड कितने हैं, ये वेरिएबल वाले हैं ना, काउंट मत करना, सिंपल इसी वाले काउंट करना। 3 2 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन है इधर अपने पास, इधर भी 6 ऑक्सीजन है, 4 Fe है, 4 Fe है, H2O है, H2O है। इस X वाले को बैलेंस करने मत बैठना, क्यों, क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वेरिएबल अमाउंट होता है इसका। ठीक है, अब ये जो बना, अगर मैं बोल लूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 3 ऑक्सीजन पे कितना, -6 चार्ज, 2 Fe को बैलेंस करवाना है तो कि एक पे कितना चार्ज होना चाहिए, +3 में आयरन को बोलते हैं फेरिक। बताई थी ये बात कितनी बार, बहुत बार। फेरिक का ऑक्साइड बढ़ेगा। अब मेरे को ये बताओ इसके साथ पानी अटैच है, पानी अटैच हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी एक नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला बताओ या रस्ट का केमिकल फॉर्मूले का नाम बताओ, कैसे लिखोगे, तो ये होता है बेटा आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट बात है, रस्टिंग का क्वेश्चन एक नंबर में हर बार आता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि आपने देखा, अब आएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी रिएक्शन हो रही है वो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा होती है। तो कोरोजन भी आपकी क्या है, जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शन एक। ठीक है, तो अब देखो कोरोजन क्या कर देगा आपका, आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट के भी बोल सकते हो, क्या कर देगा, उनको वीक कर देगा। मैंने ये बात शुरू में ही बताई थी, मेटल को रोड होगा तो मेटल वीक हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका कुछ प्रिवेंशन मेथड पढ़ दो। देखो सबको ही पता होता है, घर में आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से लेके चलते हैं। अगर रस्टिंग होती है तो सबसे पहले हमारे घरों में जो बात होती है वो क्या होती है कि उसको पेंट कर दो। सबसे पहले क्या बात होगी, उसको पेंट कर दो। दूसरी बात, उसकी ग्रीसिंग या ऑयलिंग रखो। ग्रीसिंग या ऑयलिंग से करने से बेटा पता है क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर खुद ही पहले डिपॉजिट हो जाएगी। तो मैं एक तो देखो कोई सरफेस है वो मान लो बिल्कुल नेकेड सरफेस है, उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा होगा। एक उस सरफेस के ऊपर अपन ने पहले से ही एक मोटी कोटिंग लगा दी, क्या लगा दी, कोटिंग लगा दी। उससे क्या होगा, इम्पैक्ट है ना जो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जब इम्पैक्ट कम हो जाएगा तो अपने को नुकसान भी कम होगा, क्योंकि पेंट और ग्रीस से लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। अब इसका आता है केमिकल मेथड, अगर पूछ ले, देखो नाम से पूछेगा इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूँ। क्या केमिकल मेथड क्या है, इसको जो कोरोजन है या रस्टिंग है इसको प्रिवेंट करने का, वो है गैल्वेनाइजेशन। एक नंबर में पूछ सकता है गैल्वेनाइजेशन क्या है। सिर्फ देखो काम वही है, काम ये भी वही करेगा, क्या करेगा, लेयर डिपॉजिट कर देगा, किसकी, लेयर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, लेयर ऑफ जिंक मेटल इज डिपॉजिटेड, लेयर ऑफ जिंक मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन Fe। अब देखो हो क्या रहा होगा, Zn है ना, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Fe से। देखो ये बहुत ऊपर लेवल की बात बता रहा हूँ, आपके सिर्फ डेफिनेशन आएगी, 1 मिनट की बात है, सुन लो। गैल्वेनाइजेशन में इसने क्या बताया कि सर आपके पास जो लेयर है ना जिंक मेटल की, उसको आप डिपॉजिट करवा देंगे किसके ऊपर, Fe के ऊपर। तो उससे क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, वो आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ये आयरन को डिस्प्लेस करके ही रखेगा, उसकी रिएक्शन है ना एटमॉस्फेयर के साथ होने ही नहीं देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना मेटल प्रिवेंट हो जाएगा रस्टिंग होने से। ठीक है, अब एक आता है आपका कोरोजन ऑफ कॉपर।
ठीक है, मैंने क्या बोला था, रस्टिंग सिर्फ आयरन की, बाकी सबका अपना नाम है क्या, कोरोजन। कोरोजन हो रहा है किसका, कॉपर का। कॉपर क्या होता है बेटा, तांबा होता है, ठीक है, तांबा। ठीक है, और देखो आपने क्या पढ़ा कि कॉपर, कॉपर में भी बात वही है, बेसिक बात सब में सेम ही रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा कॉपर, बट कॉपर के ऑक्साइड में एक खास बात है, एटमॉस्फेयर में क्या सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप कहोगे नहीं सर, और एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। कॉपर में CO2 का प्रेजेंस मैंडेटरी होता है, और ये आपके क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, और अब की बार ये अलग से ऐड हुआ है, तो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि डायरेक्ट वो आपसे क्वेश्चन किसका पूछ लेगा, कॉपर के ऑक्साइड्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें जो कोरोजन होता है तो कौन एलिमेंट यूज होता है, CO2 यूज होता है। ठीक है, जब CO2 यूज हो रहा है तो वो O2 के साथ मिलेगा, O2 के साथ मिलके और क्या आएगा इसमें, H2O। ये तो एटमॉस्फेयर से आना ही था, ये भी एटमॉस्फेयर से आना था, CO2 इसमें नई बात आई है, बाकी लगभग वही है। ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, Cu, देखो खुद बताओ तुम, CO2 और ऑक्सीजन इतने सारे हैं, तो कॉपर के साथ मिलके कॉपर कार्बोनेट बना सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। और कॉपर के साथ में क्या बन सकता है, हाइड्रोक्साइड बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और ये इसका जो कलर होता है ना, ये ग्रीन होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछ लेगा कि कोरोजन होता है जब किसका, कॉपर का, तो वो कैसे कलर का रस्ट होता है उसके ऊपर, ग्रीन कलर का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही आपका आता है बेटा सिल्वर का, सिर्फ रिएक्शन याद रखना और कलर याद रखना कि क्या हो रहा है, कलर पूछ सकता है एक नंबर में, क्योंकि अलग से टॉपिक ऐड हुआ है, और कोरोजन से क्वेश्चन तो लगभग आता ही है। ऐसे ही रेंसिडिटी टॉपिक का, छोटे छोटे टॉपिक है पर क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। जब आपने क्या किया, कॉपर लिया, साथ में लिया Hg2s। ठीक है, सॉरी कॉपर नहीं, सिल्वर, सिल्वर का पढ़ रहे हैं ना। देखो Ag यानी कि सिल्वर, अभी बताया था पीछे भी, AgCl, AgCl का कलर बताना कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। 2Ag प्लस H2S के साथ मिला, H2S आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ मिलेगा तो Ag2S बनेगा। ठीक है, अब देखो Ag2S बन गया, साथ में कौन रिलीज हो गया, H2 गैस रिलीज होगी। अब देखो Ag2S को जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो कैसा बनेगा, ब्लैक कलर का बनेगा, इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर सल्फाइड। जब भी सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है उसको बोलते हैं बेटा सल्फाइड, क्योंकि Ag के ऊपर कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सल्फर जो होता है आपका 16th ग्रुप का जो है एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, देखो कलर बता दिया, रिएक्शन बता दी, तो देखो अपना ये पार्ट भी अब कंप्लीट हुआ। अब अपना छोटा सा टॉपिक रहता है बिल्कुल ही, तो इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। क्या, रेंसिडिटी, 2 मिनट की बात है सब। देखो रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या हुआ, आपको रेंसिडिटी का मतलब नहीं पता, क्या आपको एसिडिटी का मतलब पता है, एसिडिटी का, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट किसका हो रहा होगा, एसिड का हो रहा होगा। ठीक है, होगा क्या, फूड का जो टेस्ट है ना, आपका फूड आइटम्स होगी घर में उसका टेस्ट, दूसरा उसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है बेटा स्मेल। ठीक है, उसकी जो फ्रेगनेंस आ रही है किसकी, और फूड मटेरियल्स की, ऑर्डर एंड फ्रेगनेंस ऑफ द फूड मटेरियल्स कंटेनिंग, मेन उसमें जो कंटेंट होता है बेटा वो क्या होगा, फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल। ठीक है, आपको पता है फैट एंड ऑयल से क्या मेरा मीनिंग है, चिकनी जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, चिकनी जितनी भी, वसा में अगर हिंदी हिंदी में बोले तो जितनी भी चीजें होती हैं, वो उन कंपाउंड्स का क्या होगा, टेस्ट एंड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, जब हम उनको एक्सपोज करवा देंगे, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड। ठीक है, यानी उनको कांटेक्ट में रख देंगे, किसके साथ, एयर के साथ, किसके लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब भी हम किसी चीज को, यानी कि इन जो फैट कंटेनिंग फूड है उसको रख देंगे एयर में लॉन्ग टाइम के साथ, तो उसका टेस्ट एंड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, मेटल को रखा तो कोरोजन हो गया, फूड को रखा तो रेंसिड बन गया। ठीक है, हुआ क्या, सबसे पहले इसने क्या क्या बताया, देखो मैं सिंपल सिंपल आपको बताता हूँ होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कोई भी चीज आएगी ना, तो एटमॉस्फेयर उसको अपने आगोश में लेने की कोशिश करेगा, और क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे कि अब आपने क्या पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, उसमें आपको पढ़ा देता हूँ मैं क्या, मेथड। तो देखो बेसिक रूल क्या है रेंसिडिटी का, कि आप जो फूड मटेरियल्स है ना उसको जब एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टाइम के लिए रख दोगे तो वो खराब हो जाएंगे, इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आता है पहली बात, होगा किसके कारण, एटमॉस्फेयर में मेन रोल किसका है, ऑक्सीजन का, बताया सारी रिएक्शंस में। तो सबसे पहले आप क्या करो, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, ताकि आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही ना आ पाए। अगर आपका फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो आप अपने फूड में, क्या डाल सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, दूसरा वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो। ठीक है, वैक्यूम पैकिंग, अब ये मत बोलना कि वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, वैक्यूम की स्पेलिंग यही होती है, ध्यान से देख लेना अपने बुक्स वगैरह में, VACWM ही होती है।
ठीक है। दूसरा, रिप्लेसिंग करते हैं हम किसकी, एयर की। अब देखो एक मिसकंसेप्शन जो मुझे भी मेरे पढ़ते टाइम आता था, क्या नाइट्रोजन के साथ में लिखा होता है कि इनर्ट गैस, बट बेटा मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन आपकी इनर्ट गैस नहीं होती है। फिर भी हम नाइट्रोजन के साथ पैकिंग क्यों करते हैं, आपको कहोगे सर नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में भी है और एटमॉस्फेयर के कारण आप कह रहे हो कि फूड खराब हो रहा है, तो हम उसको रखते क्यों। देखो मैं बताता हूँ बेटा, जो नाइट्रोजन होती है ना वो गैस ऐसे एग्जिस्ट करती है एन ट्रिपल बॉन्ड एन में। एक बात बताओ, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड अपने मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है तीन बॉन्ड की। आपको चौथे चैप्टर में लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाले में मैं बताऊंगा बना के स्ट्रक्चर। देखो जब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है तो क्या ये गैस अपना बॉन्ड तोड़ पाएगी, आपको कैसे, नहीं सर नहीं तोड़ पाएगी। जब ये अपना बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाएगी तो क्या ये आपका जो फूड है उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है क्या उसके साथ रिएक्ट कर पाएगी, नहीं सर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इसको डाला जाता है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक तो ऑक्सीजन है और एक N2 है। ऑक्सीजन में होते हैं दो बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N। जब ऑक्सीजन होगी तो इसका बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, इसका बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन को डाला जाता है ताकि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखे और ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर पाए। जब ऑक्सीजन के पास रिएक्ट करने का स्पेस ही नहीं होगा तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, आपका खाना खराब नहीं होगा। बट इसका जो रीजन देते हैं कि N2 इनर्ट है, बट बेटा इनर्ट नहीं है N2, ठीक है। रीजन ये है कि उसकी बॉन्ड जो एंथैल्पी है ना वो बहुत ज्यादा है तो वो टूट ही नहीं पाता। एक दूसरा आप काम क्या कर सकते हो जो सबसे कॉमन घरों में होता ही है, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। आप किसी चीज़ का रेफ्रिजरेट करवा सकते हो ताकि आपका जो खाना है ना वो बिल्कुल भी खराब ना हो, ठीक है। तो अभी आज अपन ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, देखो जैसे समरी टाइप से मैं बता देता हूँ आपको एक बार। क्या कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सर केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंसेस का एक से दूसरे में। फिर केमिकल इक्वेशन पढ़ी कि आप केमिकल जो रिएक्शन होती है उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन से ट्रीट करवा सकते हो। फिर आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डीकम्पोजिशन पढ़ी, डीकम्पोजिशन और जो कॉम्बिनेशन होती है वो आपस में अपोजिट होती हैं, ठीक है। और फिर डिकम्पोजिशन में भी आपने एजेंट्स के टाइप से पढ़ी, क्या थर्मल होती कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस वाली कौन सी होती है, फोटोकेमिकल कौन सी होती है। फिर आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी। डबल डिस्प्लेसमेंट में ही मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ाई, ठीक है। और आयन एक्सचेंज के कारण उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी वहीं पढ़ा दी। कुछ मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता दिया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बता दी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दिया। और जो अलग से आपके दो रिएक्शंस थी ना, किसकी, कोरोजन और रेंसिडिटी वाली, वो भी सारी बातें बता दी। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे बार आपको जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जो मैं आपको फोकस बताऊँ आपको रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, स्लेकिंग ऑफ लाइन वाली रिएक्शन के ऊपर, कोरोजन एंड रेंसिडिटी के ऊपर, और वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और रिएक्शन की बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।